हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। चलिए देखते हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज का प्रैक्टिस सेट। और ये क्लास यूपी पेट, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी वीडियो और यहाँ पे भी हिंदी आती है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है ये। और ये क्लास आपको रोजाना सुबह 10 बजे मिलेगी ग्रुप क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संधि का विलोम शब्द क्या होगा? पूछा गया संधि का विलोम शब्द बताइए। संचय होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी विभेद होगा, ऑप्शन नंबर सी विग्रह होगा, ऑप्शन नंबर डी विरत होगा। तो जान लेते हैं पहले संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। इसका अर्थ होता है जोड़ना। अब आप इसका आंसर दे पाएंगे जोड़ना। अब देख लीजिए जोड़ना का विलोम शब्द क्या होगा। क्या संचय होगा, क्या विभेद होगा, या विग्रह होगा, या विरत होगा। तो देख लेते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा विग्रह। विग्रह मतलब होता है तोड़ना, किसी चीज को तोड़ना। विग्रह हो गया तोड़ना। ना कि संचय भी नहीं होगा, विभेद भी नहीं होगा, ना विरत होगा। इसका आंसर होगा तोड़ना, पहले का सी विग्रह। अब देख लेते हैं जो शब्द दे रखे हैं उनका भी विलोम क्या होगा। संचय, उसने किसी ने धन संचय किया तो उसका हो जाएगा व्यय। व्यय। विभेद का क्या हो जाएगा, विभेद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। सहमति, किसी चीज पर सहमति बनना। और विभेद मतलब सहमति ना बनना। विरत, विरत मतलब होता लगन से काम करना। क्या होता है इसका मतलब, लगन से काम करना। काम करना। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनुरत। लगन से काम ना करना। अनुरत या रत, रत भी बोल सकते हैं। इसका विलोम शब्द ये हो जाएगा रत या अनुरत। तो संचय का व्यय, विभेद का सहमति विलोम शब्द, विरत का हो जाएगा अनुरत या रत, और संधि का हो जाएगा विग्रह। और देख लेते हैं कुछ अन्य शब्द का विलोम शब्द बताइए आप लोग इसी प्रकार से। जैसे हम पुरस्कृत, पुरस्कार करना ना, किसी को पुरस्कार देना, उसी प्रकार से पुरस्कृत। पुरस्कृत का विलोम शब्द बताइए। अद्यतन, ये इंपॉर्टेंट है अद्यतन। इसका मतलब जानते होंगे तो आप इसको जवाब दे पाएंगे अद्यतन का। अंश, अंश का विलोम शब्द बताइए। अंश, अंश हो गया। निश्चिंत का विलोम शब्द बताइए। निश्चिंत, निश्चिंत रहिए आप, मतलब बिना चिंता के निश्चिंत। चलिए इन चारों को और बता दीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पुरस्कृत का विलोम क्या हो जाएगा। दंड, दंडित करना। किसी चीज को, किसी को दंड देना, वही पुरस्कृत का हो जाएगा दंड। अद्यतन, इसका मतलब होता है अपडेट। अपडेट, अद्यतन का मतलब होता है अपडेट करना। बैंक में जाते होंगे आप लोग पासबुक को अपडेट कराने, वही होता है अद्यतन। बैंक में लिखा रहता है अद्यतन, इसी को बोलते हैं अपडेट करना। इसका हो जाएगा पुरातन। विलोम इसका क्या हो जाएगा, पुरातन। अंश, अंश का मतलब होता है एक भाग, तो इसका हो जाएगा पूर्ण विलोम शब्द। निश्चिंत का क्या हो जाएगा, चिंतित, चिंता वाला, जो चिंतित होता है वही चिंतित। पुरस्कृत का देख लीजिए दंडित हो जाएगा। अद्यतन मतलब अपडेट कराना, और इसका हो जाएगा पुरातन। अंश का, अंश का मतलब एक भाग, इसका हो जाएगा पूर्ण। निश्चिंत का हो जाएगा चिंतित। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप अगर क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करें, शेयर करें और हमारे ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करें। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द अज से संबंधित नहीं है? पूछा गया अज, ये दे रखा ना अज। अज से संबंधित कौन सा नहीं है बताइए। अज, अज अनकार्थी शब्द है, इसके बताइए कौन कौन से शब्द हैं अनकार्थी। दशरथ के पिता, ऑप्शन नंबर बी बकरा, ऑप्शन नंबर सी कमल, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मा। अब बताइए से अज का संबंध किससे नहीं है, ये पूछना चाहता है। तो देख लेते हैं हम पहले। आज किसको बोलते हैं, दशरथ के पिताजी को भी बोलते हैं आज। और आज किसे बोलते हैं, आज बकरा को भी बोलते हैं। आज बकरा को भी, दशरथ के पिता को भी, ब्रह्मा को भी अज बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कमल। कमल को अज नहीं बोलते हैं। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी और सी डी ये एकदम सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दशरथ के पिता को अज बोलते हैं, अज बकरा को बोलते हैं, और ब्रह्मा को भी अज बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कमल। कमल आया तो कमल के पर्यायवाची भी जान लेते हैं। राजीव, पुंडरीक, पुंडरीक, राजीव हो गया पुंडरीक, जलज, सरोज,
सरोज भी हो गया इसी का। पंकज, तो ये कमल के पर्यायवाची हो गए। तो पंकज हो गया, राजीव हो गया, कमल हो गया, सरोज हो गया, जलज हो गया, ये कमल के पर्यायवाची हो गए। अब बताइए आप लोग, इंद्र, इंद्र के पर्यायवाची बता दीजिए आप लोग। और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंद्र के पर्यायवाची बता दीजिए। इंद्र के कौन कौन से हो जाएंगे? इंद्र को बिडोजा बोलते हैं। कौन से बोलते हैं? बिडोजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिडोजा काफी बार एग्जाम में देखा गया है, बिडोजा। सुरपति, सुरपति भी इंद्र को बोलते हैं। पुरंदर भी बोलते हैं, पुरंदर भी इंद्र को बोलते हैं। ये सब इंद्र के पर्यायवाची हो गए। पुरंदर, सुरपति, बिडोजा, ये सब इंद्र के पर्यायवाची हो गए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? गंगा, जो गंगा शब्द दे रखा है, इसमें पूछा गया कौन सी संज्ञा है। अब बताइए गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या गंगा, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, या समूहवाचक संज्ञा है। अब बात संज्ञा की है, ये तो बता देते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार की होती है संज्ञा। अगर मूल रूप से पूछे तो 2 प्रकार की बताइएगा आप लोग। मूल रूप से 2 प्रकार की संज्ञा होती है, और अगर वैसे पूछे तो 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार में कौन कौन से आते हैं? 5 प्रकार में आती है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, और एक और बच गया, व्यक्तिवाचक हो गई, भाववाचक हो गई, एक हो गई द्रव्यवाचक। और तो ये 5 प्रकार की संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब व्यक्तिवाचक में क्या आता? व्यक्तिवाचक में आता जिसके जैसा दुनिया में कोई और ना हो, वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। भाववाचक में जो आदर्श होती है और हमारे इमोशन होते हैं, वो सब उसमें होते हैं भाववाचक में। जातिवाचक में जिसके जैसे और सारी हो, वो जातिवाचक में। समूहवाचक में क्या आ जाएंगी? जिसके जैसा, समूह मतलब दल, एक दल को दर्शाएगा, ये दल, भीड़, कच्चा, सेना, ये में जाएंगी। और द्रव्यवाचक में जाएगा सोना, चांदी, दूध, ये सब उसी में जाएगा द्रव्यवाचक में। तो देख लेते हैं गंगा। गंगा की बात करें, गंगा नदी के जैसे कोई और है क्या? गंगा ये तो अकेली है दुनिया में, तो इसका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, गंगा जैसी कोई दूसरी नदी नहीं है, तो ये हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कौन से हो जाएंगे इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में? जैसे ताजमहल हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, ताजमहल जैसा नहीं है कोई। ताजमहल विशेष है, जो दुनिया में विशेष हो, दुनिया में अकेली हो। लाल किला, लाल किला। यमुना, यमुना नदी, यमुना हो गया। किसी का नाम, जैसे हमने लिख दिया संजना, किसी का नाम, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और कुछ भी ले लिए, दिल्ली, किसी शहर का नाम, ये दुनिया में इसके जैसा कोई नहीं है। दिल्ली हो गया, आगरा, इसके जैसा कोई नहीं है। कन्नौज, इसके जैसा कोई नहीं है। जितने भी शहर के नाम है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन सा आएंगे? जिनको दुनिया में जो, जिसका जैसा कोई नहीं है, वो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब भाववाचक संज्ञा की बात कर लेते हैं इसमें। भाववाचक संज्ञा जो अदृश्य हो, कौन सी हो? अदृश्य। और हमारे भाव, मन में भाव, मन के भाव या इमोशन बोल सकते हैं, वो जाती हैं भाववाचक संज्ञा में। जैसे इसमें कौन सी आ जाएंगी भाववाचक संज्ञा में? कौन कौन सी आ जाएंगी? जैसे ईमानदार, ईमानदारी। अब बताइए, आपको किसी किसी की ईमानदारी आपको दिखती है? ईमानदार व्यक्ति दिखता है, लेकिन ईमानदारी नहीं दिखती होगी ना। तो ईमानदारी ये अदृश्य है। बेईमानी, बेईमानी, ये भी अदृश्य है। बेईमान व्यक्ति दिखता है, ना कि बेईमानी दिखती है। ये अदृश्य, जो अदृश्य हो और जो मन के भाव हैं, जैसे प्रेम हो गया, प्रेम दिखता नहीं है, प्रेम होता है, ये प्रेम अदृश्य है। सुख, सुख भी इसी में आ जाएगा, ये अदृश्य है। जो अदृश्य हो और मन के जो भाव हैं, वो उसमें जाएंगे भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? ये 5 प्रकार से बनती है भाववाचक संज्ञा। याद रखेंगे 5 प्रकार से। कौन कौन से प्रकार हो गए? 5 प्रकार से किससे किससे बनती है, देख लेते हैं एक बार। एक तो संज्ञा से खुद बन जाएगी भाववाचक संज्ञा, संज्ञा से बनेगी, सर्वनाम से बनेगी, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, विशेषण से भी बनती है भाववाचक संज्ञा, विशेषण हो गया, क्रिया हो गई, क्रिया, और एक अव्यय हो गया। इससे 5 प्रकार से बनती है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। याद रखेंगे भाववाचक संज्ञा इससे बनती है। अब बात कर लेते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन आएगा? जातिवाचक संज्ञा में आएगा, जैसे किसी भीड़ की बात करें, जैसे कच्चा, कच्छा, दल, पुलिस, पुलिस, आर्मी,
सॉरी ये इसमें जाएंगी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कर लेंगे, सही कर लेंगे एक बार। ये जाएंगी समूहवाचक में, किसमें जाएंगी, समूहवाचक में जाएंगी, ये माफ़ कीजिएगा, ये जाएंगी समूहवाचक में। ये समूहवाचक के बता रहे हैं आपको, फिर जातिवाचक में बताएंगे। कक्षा हो गया, दल हो गया, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया और गिरोह हो गया, ये सब जातिवाचक में जाएंगे। गिरोह, गिरोह हो गया, ये सब किस में जाएगी, सेना भी हो गया इसी में, ये जाएगी समूहवाचक संज्ञा में। तो देख लीजिए समूहवाचक संज्ञा में कौन कौन सी जाएंगी, कक्षा, दल, पुलिस, आर्मी, गिरोह, सेना, ये किस में जाएंगी, समूहवाचक संज्ञा में। अब आई बात कर लेते हैं जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा में कौन जाएंगे इसमें, जिसका जैसा और हो, जिसके जैसे और हो, कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, इसमें हो जाएंगे भेड़। देखिए भेड़ के जैसे बहुत सारी भेड़ें होती ना, भेड़, ऊंट, ऊंट के जैसे भी बहुत ऊंट होते हैं। वकील, वकील भी बहुत सारे होते हैं, वकील के जैसे वकील। मनुष्य, मनुष्य भी इसी में आएगा जातिवाचक संज्ञा में। तो ये जातिवाचक संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल हैं, याद रखेंगे, जिसका जैसे और हो वो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा में, तो याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पुल्लिंग शब्द कौन सा है, इसमें पूछा गया पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बताइए आप लोग। मेहनत ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी आहार, ऑप्शन नंबर सी रंगत, ऑप्शन नंबर डी चाहत। तो आप लिंक छाटना आप तो सीख ही गए होंगे, लिंक को ऐसे छाटते हैं, रोजाना आपको बताते हैं लिंक छाटने की ट्रिक। अच्छा अच्छी लगा के देख लीजिए आप, विशेषण अच्छा अच्छी लगा के देख लीजिए, मेरा मेरी सर्वनाम लगा के देख लीजिए, क्रिया लगा के देख लीजिए, रहा है, रही है। ये क्या हो गया, अब इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं, अच्छी, मेरी सर्वनाम और रही है क्रिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, समझने वाली बात। अगर अच्छा से जवाब मिल रहा है, अच्छा, मेरा, मेरी से जवाब मिल जाएगा तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। अगर अच्छी, मेरा, मेरी से मिल रहा है तो हो जाएगा स्त्रीलिंग। या इसको वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। तो इस प्रकार जवाब मिल जाता है लिंग को छाटने से पहले। और बात करें लिंग कितने होते हैं, लिंग हिंदी भाषा में लिंग कितने होते हैं, 2 होते हैं लिंग हिंदी भाषा में। कौन से होते हैं, एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। और संस्कृत में कितने होते हैं, 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। तो देख लेते हैं इसमें। मेहनत, मेहनत की बात करें, मेहनत उसके द्वारा मेहनत की गई, या मेरी मेहनत, मेरी मेहनत, या उसके द्वारा मेहनत की गई, उसके द्वारा मेहनत की गई। तो ये तो हो गया स्त्रीलिंग। अच्छा आहार, अच्छा आहार, आहार कैसा, बहुत अच्छा, अच्छा। या आहार खाया गया, उसके द्वारा आहार खाया गया, आहार मतलब भोजन होते हैं, खाया गया। या अच्छा आहार, अच्छा आहार, तो ये हो गया पुल्लिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात कर लेते हैं रंगत, रंगत की बात करेंगे। रंगत, संजना को देखकर उसके चेहरे पर रंगत आ गई, आ गई, आ गई ना, ये रंगत आ गई, आ गई, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। चाहत, उसकी ऐसी चाहत हुई, अच्छी चाहत ना का, अच्छी चाहत ना कि अच्छा चाहत, तो हो जाएगा ये अच्छी चाहत बोल सकते हैं, या चाहत हुई, उसकी ऐसी चाहत हुई, तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथे का, ये पुल्लिंग है और बाद बाकी सब स्त्रीलिंग है। अब बताइए कुछ और में बताइए लिंग आप लोग, जैसे हमने दे दिया बुढ़ापा, ये काफी बार एग्जाम में देखा गया बुढ़ापा, बुढ़ापा बताइए बुढ़ापा में कौन सा लिंग है। इसी प्रकार दया, दया में बताइए लिंग कौन सा है। निर्धनता में बताइए लिंग कौन सा है, निर्धनता, निर्धनता में बताइए लिंग कौन सा है। दुर्घटना, दुर्घटना में बताइए लिंग कौन सा है। तो इनको देख लेते हैं एक बार, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बुढ़ापा मतलब बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया, उसको बुढ़ापा आ गया, या मेरा बुढ़ापा, मेरी बुढ़ापा नहीं होता, मेरा बुढ़ापा, या बुढ़ापा आ गया, या मेरा बुढ़ापा, ना कि मेरा बुढ़ापा। ये तो हो गया पुल्लिंग, बुढ़ापा क्या हो गया, पुल्लिंग। अब देख लेते हैं दया, उसको दया आ गई, दया आ गई, अच्छी दया होता है ना कि अच्छा दया। ये होगी, ये होगी स्त्रीलिंग, क्या होगी, ये स्त्रीलिंग दया होगी। निर्धनता, उसको निर्धनता आ गई, उस पर निर्धनता आ गई, तो आ गई, ये हो गया स्त्रीलिंग। दुर्घटना घटित हुई, दुर्घटना हुई या दुर्घटना घटित हुई, ये भी हो गया स्त्रीलिंग। तो ये तीनों हो गए स्त्रीलिंग।
और बुढ़ापा हो गया पुल्लिंग। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे लिंग छाटना कैसे छाटा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया तद्भव। तद्भव शब्द नहीं है, इसे पूछा गया तद्भव शब्द कौन सा नहीं है, बताइए। ऑप्शन नंबर 1 दूध, ऑप्शन नंबर बी दमन, ऑप्शन नंबर सी दूज, ऑप्शन नंबर डी दही। तो बताइए इसमें कौन सा तद्भव नहीं है। तद्भव मतलब एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव। तत्सम एक होता है तद्भव। तो तत्सम को टूटेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, तत्धन सम। तत् मतलब जैसा या समान, जैसा किसके जैसा, संस्कृत के जैसा। तो तत्सम कौन से हो गए, संस्कृत भाषा के शब्द हो गए। और तद्भव हिंदी भाषा के बोल सकते हैं, जो हम लोग आम बोलचाल भाषा में प्रयोग करते हैं, वो हो गए तत्सम, हिंदी भाषा के शब्द हो गए। और तत्सम हो गए संस्कृत भाषा के, तद्भव हो गए हिंदी भाषा के। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा तद्भव नहीं है। क्या दूध है, हाँ दूध एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या बनेगा, इसका तत्सम बनेगा दुग्ध। दूध का तत्सम क्या बनेगा, दुग्ध, याद रखेंगे हम लोग। दूध का तत्सम दुग्ध। दमन, दमन एक तद्भव है, याद रखेंगे दमन। दमन एक तद्भव, तद्भव नहीं है ये तत्सम है। इसका तद्भव क्या बनेगा दमन का, दबाना, किसी चीज को दबाना। किसी चीज को दबा देना, वही होता है दमन। दमन है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बनेगा दबाना। दबाना होता तब होता तद्भव। अब अगला देख लेते हैं दूज। ये दूज शब्द दे रखा है, ये बताइए कौन सा है। ये भी तद्भव है, इसका तत्सम क्या बनेगा, इसका तत्सम हम बोल सकते हैं द्वितीय। द्वितीय नहीं बोलते हैं भैया दूज, भाई दूज, वही द्वितीय, दूज को बोल सकते हैं द्वितीय हो जाएगा। इसका तत्सम दही। दही एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या बनेगा, दही का, दही का बन जाएगा दधी। इसका बन जाएगा दधी, दधी हो जाएगा इसका तत्सम। तो देख लीजिए दुग्ध, दुग्ध का बनेगा, दूध का बन जाएगा तत्सम दुग्ध। दमन, दमन तद्भव है, इसका बनेगा तत्सम शब्द है दमन, इसका तद्भव बनेगा दबाना। दूध, दूध मतलब ये तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, इसका बनेगा तत्सम बनेगा द्वितीय। बात कर लेते हैं दही। दही एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बनेगा दधी। उम्मीद करता हूँ समझ गए। तो 5 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दमन एक तत्सम शब्द है। अगला देख लेते हैं कुछ अन्य शब्दों को बताइए इसी प्रकार से आप लोग, जैसे दूल्हा। दूल्हा, दूल्हा एक तद्भव शब्द है, इसका आप लोग बताइए तत्सम, यहाँ पे लिख लेंगे तत्सम। दूल्हा एक तद्भव शब्द है। नोचना, किसी चीज को नोचना नहीं, नोच लेते हैं, जैसे नाखून से किसी का चेहरा नोच लिया, वही नोचना। नोचना का बताइए आप लोग तत्सम क्या हो जाएगा। उसी प्रकार नाखून, नाखून का बताइए आप लोग तत्सम क्या हो जाएगा। उसी प्रकार नारियल, नारियल बहुत बार एग्जाम में देखा गया है, नारियल बताइए, नारियल का क्या बता हो जाएगा तत्सम। तो देख लेते हैं एक बार। दूल्हा, दूल्हा को क्या बोलेंगे तद्भव में, दुर्लभ। दुर्लभ हो जाएगा इसका तत्सम। नोचना का तत्सम क्या हो जाएगा, लूचन। क्या हो जाएगा, लूचन, इसका बोलेंगे लूचन। यहाँ पे ये मात्रा नहीं है, लूचन हो जाएगा इसका। लुंचन बोल सकते हैं, लूचन बोल सकते हैं, लुंचन। नोचना का हो जाएगा लुंचन या लूचन। नाखून का क्या हो जाएगा, नख। नाखून का तत्सम क्या हो जाएगा, नख। नारियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हो जाएगा नारिकेल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है, बताइए हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बीसल देव रासो, ऑप्शन नंबर बी खुमान रासो, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर डी परमार रासो। तो बताइए हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहते हैं। अब बात कर लेते हैं बीसल देव रासो की। ये किसने लिखा है, रासो साहित्य से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इनके लेखक पूछ लेते हैं। ये लिखा है नरपत, नरपत नाल ने, नरपत नाल ने लिखा है बीसल देव रासो। खुमान रासो की बात करें, इसे किसने लिखा है, खुमान रासो को लिखा है दलपत विजय ने। दलपत विजय ने। कुछ एक ये इंपॉर्टेंट है रासो साहित्य, इसको देख लीजिएगा एकदम, याद कर लीजिएगा आप लोग। दलपत विजय ने। पृथ्वीराज खुमान रासो हो गया। पृथ्वीराज रासो की बात करें, ये किसने लिखा है, पृथ्वीराज रासो, ये लिखा है चंद्रवरदाई।
चंद्रवरदाई। अब बताइए पृथ्वीराज को क्या चंद्रवरदाई ने पूरा लिख दिया था, या अगर नहीं लिखा तो उसको पूरा किसने किया बताइए आप लोग। परमाल दासो, इसमें अलाउद्दीन की कहानी है परमाल दासो में, और उसको किसने लिखा, जगनिक ने। जगनिक ने लिखा है परमाल दासो। तो हम बात कर रहे थे पृथ्वी राज को, राज रासो को पूर्ण किसने किया, इसको पूर्ण किया इन्होंने, अधूरा चंद्रवरदाई ने अधूरा छोड़ दिया था, इसको पूरा किया इनके बेटे ने। इनके बेटे का नाम था जलहड़, जलहड़ ने इसे पूर्ण किया, पृथ्वी रासो को जलहड़ ने इसे पूर्ण किया। क्योंकि चंद्रवरदाई जब मुस्लिम आक्रमणता आए थे जब, तो मुस्लिम आक्रमण थे जो पृथ्वीराज को अपने साथ में लेके गए थे, तो उनके साथ ही चंद्रवरदाई भी चले गए थे, तो इसको पूर्ण किसने किया, पृथ्वीराज को जलन उनके बेटे ने इसको पूर्ण किया। तो बात कर लेते हैं हिंदी का प्रथम साहित्य किसे कहा जाता है, महाकाव्य किसे कहा जाता है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहते हैं, पृथ्वीराज को ही कहते हैं हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो समझ गए होंगे आप। बीसलदेव रासो नरपत नाल ने लिखा है, कुमार रासो दलपत विजय ने, पृथ्वी रासो पृथ्वी चंद्रवरदाई, इसको पूर्ण किया इनके बेटे जलर ने, परमाल रासो को किसने लिखा है, जनिक ने लिखा है। इसमें अलाउद्दीन की कहानी परमाल रासो में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, इसमें पूछा गया अलंकार बताइए कौन सा है। देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, इसमें पूछा गया कौन सा अलंकार बताइए। रूपक हो जाएगा, अतिशयोक्त हो जाएगा, श्लेष हो जाएगा, उपमा हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं रूपक में। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, इसकी परिभाषा से बताइए उपमेय और उपमान को किसमें एक किया जाता है। तो आप लोग बताइए कि इसमें रूपक में किया जाता है, और इसमें योजक चिन्ह लगा रहता है, ये पहचान है इसकी रूपक अलंकार की। तो इसमें लिख देते हैं उपमेय और उपमान में अभेद रहित आरोप, ऐसे बोल सकते हैं। या इसकी परिभाषा अगर डिफिकल्ट आई तो उपमेय और उपमान में अभेद रहित आरोप होता है, या उपमेय और उपमान को एक किया जाता है। एक किया जाता है, वहां पे कौन सा होता है, रूपक। बात कर लेते हैं अतिशयोक्ति, और इसमें योजक चिन्ह भी आता है। इसकी पहचान अतिशयोक्ति मतलब किसी चीज को बड़ा चढ़ा देना, किसी बात को बढ़ा देना, बड़ा चढ़ाकर बताना, बड़ा चढ़ाकर बताना, वो होता है अतिशयोक्ति। श्लेष में बात करें, श्लेष में क्या होता है, एक शब्द के दो अर्थ होते हैं। यहाँ पे श्लेष में एक शब्द के दो अर्थ हो जाते हैं श्लेष अलंकार में, एक शब्द के दो अर्थ। उपमा में क्या होता है, उपमा में, उपमा की बात कर लेते हैं। इसमें वाचक शब्द आते हैं, कौन कौन से आते हैं वाचक शब्द, से हो गया, सम हो गया, से सम, तुलनाबोधक ये वाचक शब्द होते हैं, से सम सा सी, ये सब आते हैं इसमें, ये वाचक शब्द आते हैं उपमा अलंकार में। इसमें तुलना की जाती है, क्या की जाती है, तुलना में तुलना की जाती है, तुलना की जाती है उपमा अलंकार में। तो सोच समझ गए हो आप लोग। रूपक में उपमेय और उपमान को एक ही कर दिया जाता है, इसमें योजक चिन्ह इसको बोलते हैं, योजक चिन्ह ये वाला चिन्ह मिलेगा आपको। अतिशयोक्त में किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर बता देना। श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक शब्द के दो अर्थ होते हैं श्लेष अलंकार में। और उपमा अलंकार में क्या होता है, इसमें तुलना की जाती है। इसमें वाचक शब्द कौन से आते हैं, से सम सा सी, ये सब आते हैं वाचक शब्द। अब बात कर लेते हैं उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार के दो भेद होते हैं, कौन कौन से दो भेद होते हैं, एक होता है पूर्ण उपमा, पूर्ण उपमा हो जाएगा एक होता है लुप्त उपमा, लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा में क्या होता है, इसमें चार चीजें होती हैं। पूर्ण उपमा में चार होती है, कौन सी होती है, एक होता है साधारण धर्म, एक वाचक शब्द जो आपको बताया सासी से सम, वाचक शब्द हो गए, एक हो गया उपमेय हो गया, और उपमान हो गया, एक हो गया उपमान। जब ये चारों मौजूद हों तब होता है पूर्ण उपमा। अब लुप्त उपमा किसमें कहते हैं, जिसमें चारों में से कोई एक रह जाए, एक कम हो जाए, उसमें बोलते हैं लुप्त उपमा। चार में से कहीं अगर तीन रह गए वो तो हो गया लुप्त उपमा। अगर साधारण धर्म किसी में गायब हो गया, वाचक शब्द उपमेय उपमान बना रहा तो हो जाएगा लुप्त उपमा। चारों मिल जाए तो हो जाएगा पूर्ण उपमा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझिए होंगे। अब इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। देख लो साकेत नगरी है यह स्वर्ग से मिलने जा रही गगन में, बताइए इसमें पूछा गया, इसमें कहा जा रहा है स्वर्ग से मिलने जा रही गगन में धीरे धीरे, साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने जा रही है गगन में। तो मतलब ये बड़ा चढ़ा के बात की जा रही है, साकेत नगरी है स्वर्ग से मिलने, स्वर्ग में मिलने जा रही गगन में धीरे धीरे, ये बड़ा चढ़ा के बात की गई, इसमें हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। अगला देखते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर में 8 में है आंसू आया, आंसू आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। इसमें बताइए कौन सा विराम चिन्ह नहीं लगा हुआ है? अर्धविराम नहीं लगा हुआ है, प्रश्न चिन्ह नहीं लगा हुआ है, अल्प विराम नहीं लगा हुआ या उपविराम नहीं लगा हुआ। तो हम लोग देख लेते हैं अर्धविराम का चिन्ह क्या होता है। अर्धविराम का चिन्ह होता है एक बिंदी और नीचे ऐसे अर्धविराम हो गया। प्रश्न चिन्ह का आप लोगों को पता होगा, इसमें प्रश्नवाचक, इसमें क्वेश्चन मार्क आता है। अल्प विराम मतलब जहाँ पे ठहरा, थोड़ा ठहरा हो, वो तो अल्प विराम ये होता है। और उपविराम जिसको विसर्ग बोलते हैं, विसर्ग जैसा चिन्ह होता है इसका, ये हो गया उपविराम। और बात कर लें, जब चिन्ह की बात कर रहे हैं तो सारे चिन्ह हम लोग याद कर लेते हैं। ये वाला चिन्ह किसका होता है बताइए आप लोग? ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह किसका होता है बताइए आप लोग? ये वाला चिन्ह बताइए आप लोग किसका होता है? उसी प्रकार ये हो गया। अब बताइए आप लोग, 1 2 3, हाँ एक बताइए, ये जो क्रॉस क्रॉस नहीं करके कर देता है, ये बताइए एक से लिख देता है, इसको बताइए आप लोग। चलिए इनको देख लीजिए, फिर आगे बात कर लेते हैं। ये इसको बोलते हैं अवतरण चिन्ह, सॉरी इसको बोलते हैं योजक चिन्ह, योजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह, इसको सामासिक चिन्ह भी बोलते हैं। सामासिक चिन्ह, इसका प्रयोग कहाँ होता है? समास में भी होता है इसको योजक। और जैसे लाभ हान लिख दिया, बीच में डेश नहीं आता, वो होता है योजक चिन्ह। इसको बोलते हैं टीका सूचक, इसको बोलते हैं टीका सूचक, इस वाले को बोलते हैं टीका सूचक। इसको बोलते हैं पाद चिन्ह, इसको बोलते हैं पाद चिन्ह। ये बाघ जैसा नहीं है, इसको बोलते हैं पाद चिन्ह। और ये एक्स एक्स लिखा रहता है ना, ये एक्स कार बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोभ सूचक। क्या बोलते हैं? लोभ सूचक, लोभ सूचक, लोभ सूचक इसको बोलते हैं। अब बताइए और एक दो और बताइए आप लोग, इस वाले चिन्ह को क्या बोलते हैं? जो इन्वर्टेड कामा होता है इसको बताइए आप लोग क्या बोलते हैं? इस वाले को चिन्ह को बताइए क्या बोलते हैं? सिंगल कामा वाले को क्या बोलते हैं? चलिए बताइए इनको। इसको बोलते हैं हम लोग उद्धरण, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। इसको बोलते हैं अवतरण, सिंगल वाले को बोलते हैं अवतरण चिन्ह। तो देख लीजिए आप लोग समझ गए होंगे ये चिन्ह कौन कौन से होते हैं ये, और इनका क्या नाम होता है। अब बताइए इसमें कौन सा आएगा? आंसू आया और थोड़ी देर रुका और चला गया। मतलब आंसू आया, थोड़ा जहाँ पे ठहरा हुआ था वहाँ पे कौन सा होता है? अल्प विराम चिन्ह लगता है। कौन सा? अल्प विराम चिन्ह। तो इसमें आ जाएगा अल्प विराम चिन्ह लगेगा। और कहाँ पे लगेगा? आंसू आया, आया के पास लग जाएगा यहाँ पे अल्प विराम। अब ये ठीक हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ। देख लीजिए आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसमें बताइए सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 अनिश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर डी संबंधवाचक। अब बात कर लें जैसा करोगे वैसा भरोगे। सर्वनाम की बात कर लें, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं भेद सर्वनाम के। अब पूछिए सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो बताइए आप लोग संख्या कितनी होती है? 11। अब देख लेते हैं 6 कौन कौन से भेद होते हैं सर्वनाम के, एक बार देख लेते हैं 6 सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। 6 सर्वनाम कौन कौन से होते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। एक हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, एक हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 2 हो गए, एक हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, 3 हो गए, एक हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, एक हो गया निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक हो गया, और एक हो गया इसमें 2 2 4 5, एक हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये हो गए सर्वनाम 6। और कौन कौन हो गए? निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ये हो गए 6। अब बात कर लेते हैं इसमें अनिश्चयवाचक में क्या आ जाएगा? अनिश्चयवाचक में आ जाएगा कोई और कुछ, कोई और कुछ। कुछ हमेशा वस्तुओं के लिए आएगा और कोई आएगा हमेशा प्राणीवाचक के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी आएगा, और कुछ आएगा हमेशा वस्तुओं के लिए। निश्चय में क्या आ जाएगा? निश्चय में आता है जब 2 सर्वनाम पड़ोसी हो जाएंगे। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। देखिए इसमें 2 सर्वनाम पड़ोसी हो गए, तब होता है निश्चयवाचक। ये भी सर्वनाम, ये भी सर्वनाम, मेरी भी सर्वनाम हो गया। जैसे वह मेरी कार है, वह वही आ गया सर्वनाम और मेरी भी आ गया सर्वनाम। जब जो 2 सर्वनाम पड़ोसी हो जाए तब होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आता है? इसमें कौन और क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क भी जगह मिलेगा इसमें, कौन और क्या। इसी में आता है संबंधवाचक में क्या आता है? संबंधवाचक में क्या आ जाता है? जो सो, जो सो, जो बोगे सो काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये आता है उसमें संबंधवाचक में। अब रह गया इसमें निजवाचक रह गया और
पुरुषवाचक रहेगा। निजवाचक में क्या आएगा? निजवाचक में आता है स्वयं की बात होती, आप, खुद, स्वयं, ये इसमें आते हैं निजवाचक में। अब बात कर लेते हैं पुरुषवाचक, एक बचा उसको भी देख लेते हैं, सारे हो जाएंगे सर्वनाम। पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक के। कौन कौन से 3 भेद? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। तो उत्तम पुरुषवाचक में कौन आता है? इसमें 2 आते हैं, मैं और हम। मध्य में कौन सा आता है? तू, तुम और आप, और इनकी कारक विभक्ति साथ में आती है, याद रखेंगे सबकी कारक विभक्तियां। अन्य में कौन आता है? यह, वह, वे, ए, इनका बहुवचन रूप और प्रश्न की कारक विभक्तियां आती हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि जैसा और वैसा संबंध आ रहा है ना, तो ये इसमें हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर 9 का डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 10 में, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। भाववाच्य वाले वाक्य का चयन कीजिए। इसमें पूछा गया भाववाच्य किसमें है? ऑप्शन नंबर 1 में, मैं उठ नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी, हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया। ऑप्शन नंबर डी, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर सी, उसके द्वारा भोजन पकाया गया। तो बात कर लेते हैं बाच। बाच आया है यहाँ पे, बाक नहीं, यहाँ पे लिख दें बाच। बाच, बाच आया तो बाच पूछ लेता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं बाच। कौन कौन से 3 प्रकार हुए? एक हो गया भाववाच, एक हो गया भाववाच, एक हो गया कृतवाच, एक हो गया कर्मवाच। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसमें भाव, कृत और कर्म में क्या होता है। जब क्रिया, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब क्रिया कर्ता के अनुसार बदले, जब क्रिया कर्ता के अनुसार बदल जाए तो होता है कृतवाच। जब क्रिया कर्म के अनुसार बदले तो हो जाता है कर्मवाच। जब क्रिया कर्ता और ना कर्ता के अनुसार बदले ना कर्म के अनुसार बदले तब होता है भाववाच। याद रखेंगे आप लोग, कर्ता के अनुसार बदला तो कृतवाच, और कर्म के अनुसार बदल रहा है क्रिया तो हो जाएगा कर्मवाच। अगर भाव कर्ता और कर्म के अनुसार नहीं बदल रही तो हो जाएगा भाववाच। इसमें देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 को देख लेते हैं। इसमें मैं उठ नहीं सकता, क्रिया क्या है? इसमें पुल्लिंग क्रिया है। अब इसको बदल के देखते हैं कर्ता के अनुसार इसमें कर्तवाच है या नहीं है, देख लेते हैं। इसमें मैं आ रहा है ना, ये मैं, इसको चेंज करते हैं हम लोग। मैं की जगह पर कर लेते हैं कोई और करता, इसमें कुछ और कर लेते हैं। इसमें कर लेते हैं हम सीता, सीता कर लेते हैं। देख लीजिए क्रिया क्रिया चेंज हो रही है या नहीं हो रही। यहाँ पे पुल्लिंग थी, यहाँ पे कर लिया मैं की जगह पे सीता। सीता उठ नहीं सकता, यहाँ पे आता है सीता उठ नहीं सकती। देख लीजिए यहाँ पे शक्ति आ गया, शक्ति। तो कर्ता के अनुसार बदल रहा है क्रिया, तो ये तो हो जाएगा कृतवाच, कृतवाच हो गया। ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं, हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया। अब यहाँ पे क्रिया किया गया, पुल्लिंग आ रही क्रिया, ठीक है। और हमारे, हमारे की जगह पे अगर कर लेते हैं हम कोई और कर लेते हैं कर्ता, जैसे रमेश, रमेश कर लिया। तो देख लीजिए रमेश द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया। देखिए क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है कर्म को, कर्ता को चेंज करने पर। अब रमेश की जगह पे सीता कर लेते हैं, सीता द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया। तो यहाँ पे कृतवाच्य नहीं है, कृतवाच्य नहीं है, कर्ता को चेंज करने पर क्रिया चेंज नहीं हो रही है। अब इसको कर्म के अनुसार देख लेते हैं हम लोग एक बार, कर्म के अनुसार देख लेते हैं। रास्ता कर्म है, इसको बोलते हैं यहाँ पे कर देते हैं नदी। क्या कर देते हैं? नदी। तो कर देते हैं हमारे द्वारा नदी आसानी से पार किया गया, नहीं होता, यहाँ पे होता हमारे द्वारा नदी आसानी से पार की गई। देख लीजिए यहाँ पे, तो कर्म के अनुसार क्रिया बदल गई ना। कर्म नदी है, इसमें चेंज किया रास्ता की जगह पे नदी कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्म, कर्मवाच, कर्मवाच हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कर्मवाच हो गया। इससे सरल आपको वाच्य कोई नहीं बता सकता। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, उसके द्वारा भोजन पकाया गया। पकाया गया क्रिया कैसी है? पुल्लिंग है, ठीक है, याद रखिए क्रिया पुल्लिंग है। इसको चेंज कर लेते हैं एक बार, उसकी जगह पे कर्ता चेंज कर लेते हैं उसके द्वारा। यहाँ पे कर लेते हैं सीता, सीता, सीता द्वारा भोजन पकाया गया। कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा है क्रिया पर, सीता हो गया। संजना कर लेते हैं, संजना, उसकी जगह पे संजना द्वारा भोजन पकाया गया। कोई नहीं हो रहा, चेंज ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्रिया वही बनी रही। आंसू द्वारा, आंसू कर लेते हैं, आंसू द्वारा भोजन पकाया गया, क्रिया पुल्लिंग होती हो रही है। तो इसमें कर्ता के अनुसार तो क्रिया बदल नहीं रही है, तो कर्त बचा बातचीत हो गया नहीं। कर्म के अनुसार बदल के देख लेते हैं एक बार। कर्म के अनुसार, कर्म क्या है? भोजन, भोजन है ना। यहाँ पे कर लेते हैं खीर, खीर कर लेते हैं यहाँ पर, खीर। तो देख लेते हैं उसके द्वारा खीर पकाई गई। देख लीजिए क्रिया चेंज हो गई, पकाई गई, गई आ गया ना, स्त्रीलिंग में क्रिया चेंज हो गई। स्त्रीलिंग जब हमने यहाँ पे
कर्म किया, यहाँ पे खीर है, ये स्त्रीलिंग है, इसको चेंज किया, जब भोजन की जगह पे खीर लेके आए तो हो गया उसके द्वारा खीर पकाई गई, तो ये हो गई क्रमवाच, ये भी क्रमवाच हो गया। तो पहला भी गलत हो जाए, पहला हो गया कर्म कर्तवाच, दूसरा हो गया क्रमवाच, तीसरा हो गया कर्मवाच। तो इसका आंसर एक ही रह गया, जब वो ये तीनों नहीं है तो एक इसी का यही हो जाएगा, उसके द्वारा मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर डी 10वीं का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप राज्य को कैसे निकालते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? जो मुश्किल से खाया जा सके, उसके लिए एक वाक्य बताइए। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो मुश्किल से खाया जा सके। तो आप लोग बताइए इसके लिए एक वाक्यांश क्या, एक शब्द क्या है? दुष्कर, विषम, दुर्लभ या दुर्भिक्ष। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? दुष्कर की बात करें, जो मुश्किल से खाया जा सके, आज के लिए दुष्कर, दुष्कर की बात करें, दुष्कर क्या होता है? जो मुश्किल से हो, जो मुश्किल से हो, किसी काम ही को ले लेते हैं, जो काम मुश्किल से हो उसको बोलते हैं दुष्कर। विषम, विषम किसे बोलते हैं? जो दो से विभाजित नहीं है उसे बोलते हैं विषम। दुर्भक्ष किसे कहते हैं? दुर्भक्ष को बोलते हैं जो मुश्किल से खाया जा सके, उसे बोलते हैं दुर्भक्ष। याद रखेंगे, जो मुश्किल से खाया जा सके उसे बोलते हैं दुर्भक्ष। दुर्लभ बात करें, जो मुश्किल से प्राप्त हो, दुर्बल वस्तु नहीं होती, जैसे जो मुश्किल से प्राप्त हो उसको बोलते हैं दुर्लभ। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पूछा गया तने शब्द का पर्यायवाची है। तने का शब्द का पर्यायवाची बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? रात होगा, पुत्र होगा, सागर होगा, पत्नी होगा। बताइए तने का पर्यायवाची क्या होगा? तो बात कर लेते हैं तने। तने का पर्यायवाची होता है पुत्र। इसका मतलब होता है पुत्र, बेटा, सुत, ये सब होते हैं पुत्र के पर्यायवाची। तने हो गया, बेटा हो गया, सुत हो गया, ये सब हो गए तने के पर्यायवाची। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 11 का हो जाएगा, 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात कर लेते हैं, अगर तने दे रखा है यहाँ पे, तनया दे देता, तनया आ की मात्रा आ जाती तो हो जाता ये पुत्री का पर्यायवाची, पुत्री का। जैसे सुत नहीं होता, सुत माने बेटा, सुता अगर दे देता तो यहाँ पे हो जाता पुत्री। जैसे दे दिया अनुज, अनुज मतलब बड़ा भाई, अनुजा होता है बड़ी बहन, तो ये हो जाता है जब आ जाता है तो स्त्रीलिंग में पहुंच जाता है। तो रात के पर्यायवाची देख लेते हैं, रात के हो जाते हैं छड़दा, छड़दा, तमी, विभावरी, ये सब हो गए रात के पर्यायवाची। सागर के देख लीजिए, सागर के कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची सागर के कौन कौन से होते हैं। सागर के देख लेते हैं, इसको बोलते हैं पयोदी। पयोदी होता है इसका पर्यायवाची, पयोदी हो गया। अर्नब, अर्नब सागर का ही पर्यायवाची। और कौन सा हो गया? अकुपाद, ये भी सागर का पर्यायवाची हो गया। देख लीजिए सागर के पयोदी, अर्नब, अकुपाद। पत्नी के क्या क्या हो गए? भार्या, पत्नी का पर्यायवाची हो गया भार्या। और कौन से हो गए? अर्धांगनी हो गया एक, अर्धांगनी हो गया। और कौन सा हो गया? कांता, कांता हो गया। ये सब हो गए पत्नी के। तो तने के हो गए, तने का हो गया पुत्र हो गया पर्यायवाची, और रात का छड़दा, तमी, विभावरी। सागर का पयोदी, अर्नब, अकुपाद, पत्नी का भार्या, अर्धांगिनी, और हो जाएगा कांता। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। उत्थान शब्द में उपसर्ग कौन सा है? बताइए उत्थान शब्द में उपसर्ग कौन सा है, इसमें बताइए। उपसर्ग की बात करें, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के शुरुआत में लगते हैं, मूल शब्द के शुरुआत में लगते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो देख लेते हैं इसमें उत्थान का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? उत्दन थान। क्या हो जाएगा? उत्दन थान, उत्दन थान। तो उत हो गया उसमें उपसर्ग, थान हो गया मूल शब्द, मूल शब्द क्या हो गया? थान। तो देख लीजिए इसमें उत विसर्ग सहित आएगा, उत भी नहीं होगा, ऊ भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी ये विसर्ग वाला है इसमें, उत, इसको विसर्ग कर लेंगे उतदन थान, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर। बेदौलत में देख लेते हैं आप लोग, समास बताइए इसमें, बताइए उपसर्ग क्या हो जाएगा। बदौलत में बताइए आप लोग उपसर्ग क्या हो जाएगा। अभ्यास में उपसर्ग बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। अभ्यास में, अभ्यास हो गया। अब अभिमुख में बताइए आप लोग उपसर्ग क्या हो जाएगा। अभिमुख में, अभिमुख हो गया। इसके बाद अभियान में बताइए आप लोग उपसर्ग क्या हो जाता है। चलिए इनको देख लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से।
बदौलत में हो जाएगा वाह उपसर्ग, मूल शब्द हो जाएगा दौलत, दौलत। अभ्यास में अभी उपसर्ग हो जाएगा, ये संधि का एग्जाम्पल है। अभी हो जाएगा इसमें, मुख हो जाएगा मूल शब्द, इसमें यान हो जाएगा, इसमें भी मूल शब्द। तो इसमें अभी हो जाएगा उपसर्ग, इसमें भी अभी हो जाएगा, इसमें भी अभी हो जाएगा। इसमें मुख मूल शब्द, इसमें या से मूल शब्द, यानी मूल शब्द हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास स्वर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है? बताइए इसमें कौन सी स्वर श्रेणी अपभ्रंश से निकली हुई है भाषा? बुंदेली, बघेली, कन्नौजी या ब्रज? तो बात कर लेते हैं स्वर श्रेणी उपवंश से कौन कौन सी निकली हुई है, तो देख लेते हैं हम लोग। एक होगी गुजराती स्वर श्रेणी उपवंश से निकली हुई है, गुजराती। राजस्थानी भी हिंदी इसी से निकली हुई है। और कौन सी निकली हुई है? पहाड़ी, पहाड़ी हिंदी भी इसी से निकली हुई है। पहाड़ी हिंदी इसी से निकली हुई है। और कौन सी निकली? एक इसमें पश्चिमी हिंदी निकली हुई है, पश्चिमी हिंदी निकली हुई है स्वर श्रेणी उपवंश से, पश्चिमी हिंदी। अब इसमें पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं, कौन कौन सी आती हैं? 5, उनको देख लेते हैं एक बार। 5 बोलियां कौन कौन सी आती हैं पश्चिमी हिंदी में? 5 आती हैं। इसके अंतर्गत कौन सी हो गई? एक बुंदेली हो गई, एक कन्नौजी हो गई, एक ब्रज हो गई, एक खड़ी बोली हो गई, खड़ी बोली इसको बोलते हैं कौरवी, खड़ी बोली हो गई। एक बांगरू हो गई, कौन सी होगी? बांगरू, या हरियाणवी इसी को बोलते हैं बांगरू। तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी 5 होगी? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, खड़ी बोली इसको कौरवी बोलते हैं, बांगरू या इसको हरियाणवी, ये 5 आती है पश्चिमी हिंदी की। तो देख लेते हैं इसमें स्वर श्रेणी उपवंश से कौन कौन सी है। बघेली नहीं है इसमें, बुंदेली भी है, कन्नौज भी, ब्रज भी है। ऑप्शन नंबर ए 14 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब बात कर लेते हैं बघेली किससे निकली हुई है। बघेली कहाँ की भाषा है? ये पूर्वी हिंदी की बोली है। किसकी है? पूर्वी हिंदी की बोली है, पूर्वी हिंदी। बात कर लें पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका इसका विकास इसको बोलते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हुई है, अर्धमागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हुई है पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी अपभ्रंश में। और पूर्वी हिंदी में कितनी भाषाएं आती हैं? 3 आती हैं। कौन सी? ए बी सी। ए बी सी क्या होती है? अवधी, अवधी हो गई, अवधी, बघेली, बी फॉर बघेली, और सी फॉर छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, ये आती है पूर्वी हिंदी में। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से 3 भाषाएं, ए बी सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और बात कर लेते हैं इसमें एक और रहेगी, वो भी देख लेते हैं, बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की बात कर लेते हैं एक बार। बिहारी हिंदी किससे निकली है? बिहारी हिंदी निकली है मागधी अपभ्रंश से। किससे? मागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से निकली हुई है बिहारी हिंदी। इसमें कितनी भाषाएं आती हैं? इसमें भी 3 आती हैं। कौन सी हो गई? मगी हो गई, मैथिली हो गई, मगी, मैथिली और भोजपुरी, ये 3 भाषाएं आती हैं बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मागधी अपभ्रंश से निकली हुई 3 भाषाएं, मगी, मैथिली, भोजपुरी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बच्चा रो रहा है इस वक्त, इसमें बताइए कौन सी क्रिया है? बच्चा रो रहा है इस वाक्य में क्रिया का रूप है, अनैकार्तिक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। तो बात कर लेते हैं पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। पूर्वकालिक क्रिया की बात करें, क्या होती है? जब एक क्रिया हो जाने के बाद दूसरी क्रिया होती है, उसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, चोर सामान चुराकर भाग गया, सामान चुराकर भाग गया। देखिए इसमें पूर्वकालिक क्रिया, एक क्रिया होने के बाद कोई दूसरी क्रिया होती है। सामान चुराया, एक क्रिया ये हो गई, फिर भाग गया, तो 2 क्रिया हो गई ना। एक क्रिया करने के बाद दूसरी होती है, वहां पे होती है पूर्वकालिक क्रिया। जैसे पुजारी, एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, पुजारी ने नहाकर पूजा की, पहले नहाया, ये क्रिया हो गई, इसके बाद पूजा की। जब 2 क्रिया होती हैं वहां पे होती है पूर्वकालिक क्रिया। बाल कर लेते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की बात कर लेते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें कौन कौन सी आती है? जैसे रोना हो गया, हंसना हो गया, सोना हो गया, ये होती है अकर्मक क्रियाएं। और इसका जवाब कैसे मिलता है? अकर्मक सकर्मक हम लोग कैसे छांटते हैं? अकर्मक सकर्मक हम लोग कैसे छांटते हैं? यहाँ पे देख लेते हैं अकर्मक और सकर्मक कैसे छांटते हैं। छांटेंगे कैसे? क्रिया से पहले हम लोग क्या लगा लेंगे, क्रिया से पहले क्या, इसमें भी क्या लगा लेंगे, इसमें क्या लगा लेंगे। इसमें लगाएंगे क्या, तो आपको जवाब मिलेगा क्या कर रहा है वो, जवाब मिलेगा इसका जवाब। इसमें जवाब नहीं मिलेगा, कर्मक क्रिया में जवाब नहीं मिलेगा। तो देख लेते हैं इसमें जवाब मिल रहा है, क्रिया से पहले क्या लगा लेते हैं,
कौन सी क्रिया हो जाएगी? बच्चा क्रिया क्या है? रोना है ना, तो लगा लेंगे बच्चा क्या रो रहा है। देख लीजिए जवाब मिल रहा है आपको, बच्चा क्या रो रहा है, पता ही नहीं क्या रो रहा है, तो ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, इसमें इसमें जवाब मिलेगा क्रिया से पहले क्या लगाने में, इसमें सकर्मक क्रिया जवाब मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, उसे क्या कहते हैं? बोलना जाता है इसमें, क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो, उसे बताइए क्या होता है? कर्मवाच होता है, वाच होता है, भाववाच होता है या कर्तवाच होता है? तो बात कर लेते हैं, इसमें वाच आया है तो वाच की बात कर लेते हैं हम लोग। वाच कितने प्रकार के? 3 प्रकार के वाच, कर्मवाच, भाववाच, कर्तवाच। कर्मवाच में क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है, भाववाच में कर्ता के अनुसार अगर नहीं बदली, कर्म के अनुसार नहीं बदली तो भाववाच हो जाएगा। कृतवाच में क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है। तो देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है, कर्म की प्रधानता, यानी कि क्रिया कर्म के अनुसार बदले तो हो जाएगा इसमें कर्मवाच। 16 का आसन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, अशोक के फूल किसकी प्रसिद्ध रचना है? बताइए अशोक के फूल किसकी प्रसिद्ध रचना है? विद्यानारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या बाबू गुलाब राय? तो देख लेते हैं इनको। अशोक के फूल, अशोक के फूल हो गई, और कौन कौन से हो गए इनकी रचनाएं? अशोक के फूल, इसके अतिरिक्त कौन सी होगी? अशोक के फूल हो गया, और कौन सी होगी? कोटज, काफी इंपॉर्टेंट है, कोटज हो गई, और कौन सी होगी? कोटज हो गया। बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, आत्मकथा, कोटज हो गई, बाणभट्ट की आत्मकथा हो गई, और कौन सी होगी? एक हुई अनामदास, अनामदास का पोथा। ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सब रचनाएं हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अशोक के फूल, कोटज, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोता, ये सब हो गई हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और एक इनको याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट रचना है बहुत ज्यादा, उसको आपको अलग से बता रहे हैं, कौन सी है वो देख लेते हैं। इनकी एक रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कौन सी? आलोक पर्व, आलोक पर्व, आलोक पर्व इसी की इन्हीं की रचना है। इनको मिला हुआ है इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ आलोक पर्व के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को। कब मिला है? 1973 में, 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को। बात कर लेते हैं विद्यानारायण मिश्र की। विद्यानारायण मिश्र की रचना कौन कौन सी होगी? एक दो देख लेते हैं इनकी रचना। तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, और कौन सी होगी इनकी? भारतीय संस्कृत के आधार हो गई, कितने मोर्चे, इन्हीं की हो गई। कदम की फूली डाली, ये इनकी होगी रचना विद्यानारायण मिश्र की। रामचंद्र शुक्ल जी की बात कर लेते हैं, इनकी रचनाएं कौन सी होंगी? प्रमुख रचना इनकी देख लेते हैं हम लोग। रामचंद्र जी की रस मीमांसा हो गई इन्हीं की। रस मीमांसा के बाद भ्रमर गीत सार हो गया, ये सब इनकी हो गई। चिंतामणि इन्हीं की हो गई, ये सब किसकी हो गई? रामचंद्र शुक्ल जी की। अब बात कर लेते हैं बाबू गुलाब राय की। बाबू गुलाब राय की कुछ रचना इंपॉर्टेंट है, एक हो गई इसमें मेरी असफलताएं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी अच्छी बुक है ये, टाइम मिले तो पढ़ना। मेरी असफलताएं किसकी होगी? बाबू गुलाब राय की। और भाषा भूषण बाबू गुलाब राय की है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? इन तिलों में तेल नहीं, इन तिलों में तेल नहीं, इसमें बताइए इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इन तिलों में तेल नहीं। ऑप्शन नंबर 1, किसी प्रकार का लाभ की संभावना ना होना, निराशा हाथ लगना। ऑप्शन नंबर बी, तिलों में तेल की आशा ना होना या तिलों से तेल ना निकलना। तो बताइए इसमें इन तिलों में तेल नहीं, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हो जाएगा किसी भी प्रकार की लाभ की संभावना ना होना। 18 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12, 8, 10 या 11? बात कर लेते हैं अलवार भक्तों की संख्या। ये किस संप्रदाय को मानते थे? अलवार भक्त थे जो अलवार भक्त थे, ये किसको मानते थे? ये मानते थे विष्णु नारायण को, विष्णु जी को मानते थे, ये विष्णु जी को मानते थे। और ये बोल सकते हैं आप लोग शैव वैष्णव संप्रदाय, सॉरी वैष्णव संप्रदाय को मानते थे ये अलवार भक्तों। ये दक्षिण में भक्ति आंदोलन हुए थे, वहाँ के हैं अलवार और नियनार। और इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या 12 थी। अलवार भक्त वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं, वैष्णव
नारायण जी को, इसमें इनकी संख्या थी 12। अब बात कर ले अलवार हो गई। अब बताइए आप नयनार भक्तों की संख्या कितनी थी और ये किस संप्रदाय को मानते हैं? दक्षिण के भक्ति आंदोलन है नयनार भक्त। बताइए आप लोग किसको मानते थे? ये शिव जी को मानते थे और ये किस संप्रदाय के थे? शैव संप्रदाय और उनकी संख्या कितनी? नयनार भक्तों की संख्या कितनी थी? 63 संख्या थी नयनार भक्तों की। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? इस प्रकार के क्वेश्चन यूपी जेल वार्डर का एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत सारे देखने को मिले थे। जेल वार्डर के एग्जाम में देखने को मिले थे इस प्रकार के क्वेश्चन। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 नेपाली, बोडो, भोजपुरी या उड़िया। तो बात कर लेते हैं नेपाली तो हो गई। ये नमक ये जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन के तहत। नमक हो गई, कौन सी होगी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 71वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। बोडो की बात कर लें, बोडो ये 92वें संविधान संशोधन से द्वारा जोड़ी गई थी। कौन सी होंगी बोडो में? 4 जोड़ी गई थी, बोडो, मैथिली, संथाली, ये जोड़ी गई थी इसमें 92वें संविधान संशोधन की। तो बोडो भी है, उड़िया भी है, इसमें भोजपुरी नहीं है। 8वीं अनुसूची में कौन सी शामिल नहीं है? भोजपुरी नहीं शामिल है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खान पान में समास बताइए कौन सा है? द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, अविभाज्य समास है, द्वंद्व समास है। तो बात करते हैं समास की बात है। समास कितने प्रकार के होते हैं बताइए आप लोग? समास होते हैं 6 प्रकार के। और पूछे प्रधानता के आधार पर कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं प्रधानता के आधार पर। बताइए आप लोग खान पान में कौन सा समास है? तो खान पान यानी कि दोनों पद प्रधान हो गए। जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो उसमें कौन सा होता है आप लोग? द्वंद्व समास होता है। द्विगु में पहला पद संख्यावाची, बहुब्रीहि में कोई ऐसे बोलते हैं इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं। अभिभाव में पूर्व पद प्रधान होता है, द्विगु में उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें क्या आता है? अव्यय भी इसमें उपसर्ग भी आते हैं, बर हो गया, यथा हो गया, इसी में आते हैं। तो देख लेते हैं, खान पान में हो जाएगा द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होते हैं। अब बताइए कुछ अन्य शब्दों में यश प्राप्त में बताइए आप लोग समास कौन सा हो जाएगा? यश प्राप्त। शोकाकुल में बताइए आप लोग समास कौन सा हो जाएगा? शोकाकुल। शपथ पत्र में बताइए आप लोग समास। घनश्याम में बताइए आप लोग समास। तो इनको देख लेते हैं एक बार, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। यश प्राप्त में यश को प्राप्त को आ रहा ना, यश को प्राप्त, तो उसमें हो गया कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। शोकाकुल मतलब शोक से आकुल, इसमें हो जाएगा कर्ण तत्पुरुष समास, शोक से आकुल, कर्ण तत्पुरुष समास। शपथ पत्र में क्या हो जाएगा? शपथ के लिए पत्र, शपथ का पत्र नहीं होता, शपथ के लिए पत्र होता है। इसमें हो जाएगा संप्रदान हो जाएगा इसमें शपथ पत्र में। घनश्याम में बहुविधि भी हो सकता है और कर्मधारय भी हो सकता है। श्याम किसको बोलते हैं? घनश्याम कृष्ण जी को बोलते हैं। और इसमें अगर बहुब्रीहि आ रहा है तो आप लोग बहुब्रीहि लगाएंगे, अगर कर्मधारय मिल रहा है तो कर्मधारय लगाएंगे। घनश्याम मतलब काले बादल की विशेषता बता रहा है, बादल कैसे हैं? काले। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया? उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया? बताइए उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया? अबुरन से लिया गया, तुर्की से लिया गया, फारसी से लिया गया, अरबी से लिया गया। काफी लोग सोचते हैं उर्दू फारसी भाषा से लिया गया, जो कि गलत है। उर्दू फारसी भाषा से नहीं लिया गया, उर्दू लिया गया तुर्की से। ऑप्शन नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उर्दू है जो तुर्की भाषा से लिएगा। तुर्की के और कौन से हो गए? जैसे कैंची हो गया तुर्की का, चमचा हो गया तुर्की का, ही चमचा, कैंची। नौकर भी उसी का हो गया। बहादुर कहाँ से हो गया? तुर्की भाषा के। एक और हो गया अलकतरा, जिसको हम लोग डामर बोलते हैं देसी भाषा में, अलकतरा, ये हो गया तुर्की भाषा के। फारसी की बात कर लें, फारसी के कौन से हो गए? फारसी में आ गए किनारा, आज कुछ अलग देख लेते हैं। किनारा हो गया। नमक हो गया, ये फारसी भाषा का है। नमक हो गया। दुकान हो गया फारसी भाषा का, ये दुकान भी हो गया फारसी भाषा का। अरबी के देख लेते हैं, अरबी के कौन कौन से हो गए? आज़ाद हो गया, अरबी का आज़ाद। अमीर हो गया, अमीर। अखबार हो गया, अखबार। लिफाफा हो गया। और जो हम वाले शब्द आते हैं वो सब अरबी में आते हैं। हम वाले कैसे? हम सफ़र, हमदर्द, ये सब आते हैं हम वाले अरबी में ही आते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली क्षेत्र में आते हैं? बताइए मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर में कौन सी बोली आती है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या कन्नौजी? तो बात कर लेते हैं इनमें कौन सी बोली आती है। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर में ये बोल दी जाती है खड़ी बोली। एनसीआर जो दिल्ली के क्षेत्र के लगे हुए ना, दिल्ली से लगे हुए एनसीआर में खड़ी बोली जाती है। तो उसका हो जाएगा मेरठ भी दिल्ली के नजदीक है, सहारनपुर, बिजनौर ये दिल्ली के में ही आती है, एनसीआर में आते हैं, इसमें बोली जाती है खड़ी बोली। अवधी की बात कर लें, ये कहाँ से बोली जाती है? ये अयोध्या की तरफ बोली जाती है, अयोध्या।
अयोध्या में बोली जाती है। अयोध्या हो गया, लखनऊ हो गया, ये सब अवधि के क्षेत्र हैं। ब्रजभाषा की बात कर लें, ये मथुरा, मथुरा हो गया, आगरा हो गया, ये इसमें बोली जाती है ब्रजभाषा। कन्नौजी की भी बात करें, कन्नौज की तरफ कन्नौज हो गया, इटावा हो गया, इटावा, मैनपुरी हो गया, ये सब हो गए कन्नौजी के क्षेत्र। कानपुर में भी मैन ये बोली जाती है कन्नौजी, मैनपुरी हो गया, ये सब बोली जाती है कन्नौजी। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सूरदास किसके शिष्य थे? बताइए, सूरदास किसके शिष्य थे? बल्लभाचार्य, नंददास, मध्वाचार्य, विठलनाथ। तो बताइए सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास शिष्य थे बल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं सूरदास की रचनाएं देख लेते हैं कुछ। सूरदास उपासक किसके थे? श्री कृष्ण जी के उपासक थे, श्री कृष्ण जी के उपासक थे। पूछ लेता है सूरदास किसके उपासक थे? श्री कृष्ण जी के उपासक थे। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं कौन सी होगी। ये होगी सूर सागर, सूर से रिलेटेड जितनी रचनाएं इन्हीं की हैं। सूर सागर, सूर सागर, सूर सागर हो गई। एक हो गई साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी इन्हीं की होगी। ये कोई सूर सागर, सूर सारावली होगी इन्हीं की। एक होगी प्राण प्यारी, कौन सी होगी? एक प्राण प्यारी इन्हीं की होगी रचना, सूरदास जी की। एक सूर सारावली इन्हीं की रचना होगी, सूर सारावली। उम्मीद करते हैं ये सूरदास की रचनाएं आपको याद रहेंगी। और बात करें विठलनाथ, जो विठलनाथ है ना, विठलनाथ, इनका जन्म कहाँ हुआ था? पूछ लेता कभी कभी, विठलनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, वाराणसी में। उनके गुरु कौन थे विठलनाथ के? इनके गुरु थे नंददास। कौन से गुरु थे? नंददास। विठलनाथ के गुरु कौन से? नंददास। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, निम्न में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ? बताइए इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, नरेश मेहता, या बोलते हैं इसको सुमित्रानंद पंत जी को। तो सुमित्रानंद जी को हिंदी का पहला ही ज्ञानपीठ मिला है, फर्स्ट ज्ञानपीठ मिला है। कब मिला था? 1968 में। किसके लिए मिला है? चिदम्बरा को लिए, चिदम्बरा को, चिदम्बरा के लिए मिला है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि होती है? इसकी स्थापना कब हुई वो बताइए, और इसमें कितनी राशि होती है? स्थापना हुई 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की, और इनमें राशि कितनी मिलती है? 11 लाख राशि मिलती है, 11 लाख रुपए इसी में मिलते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। पहला हो गया सुमित्रानंद पंत जी को मिला है, चिदम्बरा के लिए, पहला हिंदी का। बात कर लेते हैं नरेश मेहता की। नरेश मेहता में, नरेश मेहता को किसके लिए मिला है? इनको 2 पुरस्कार मिले, एक साहित्य अकादमी मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी मिला 1980 में। और उनको ज्ञानपीठ भी मिला है। ज्ञानपीठ कब मिला है? 1992 में। किसके लिए मिला है? पूर्ण हिंदी साहित्य के लिए। किसके लिए मिला है? पूर्ण हिंदी साहित्य के लिए, पूर्ण हिंदी साहित्य के लिए इन्हीं को मिला हुआ है। नरेश मेहता की बात करें रामधारी दिनकर जी को, रामधारी सिंह दिनकर को मिला है, रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में मिला है। किसके लिए मिला है? उर्वशी के लिए मिला है ज्ञानपीठ। तो बात कर लेते हैं प्रेमचंद जी को नहीं मिला है ज्ञानपीठ, इसका आंसर हो जाए प्रेमचंद। बात कर लेते हैं प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ? पूछ लेता कभी कभी। 1880 में कब हुआ? लम्ही में हुआ। लम्ही कहाँ पे है? वाराणसी में इनका जन्म हुआ, लम्ही वाराणसी में। और उनकी मृत्यु पूछ लेता है कभी कभी, मृत्यु कब हुई? 1936 में इनकी मृत्यु हुई प्रेमचंद जी की। और उनकी रचनाएं कौन सी होगी? बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं। एक होगी सोजे वतन, सोजे वतन, कौन सी होगी? सोजे वतन, सोजे वतन बहुत इंपॉर्टेंट है सोजे वतन। और कौन सी होगी? सोजे वतन हो गई पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर इन्हीं की रचना हो गई। और इनका पूछ लेता है प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास कौन सा? फर्स्ट उपन्यास प्रेमचंद जी का, तो इनका फर्स्ट उपन्यास कौन सा था? सेवा सदन, याद रखेंगे, सेवा सदन इनका फर्स्ट उपन्यास था। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? बताइए किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन का, लता का, नारी का, गाय का। तो बात कर लेते हैं सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले दर्शन, उसको दर्शन हुए, ये बहुवचन में आता है, दर्शन हुए, दर्शन हुए, हुए। लता, लता का बहुवचन क्या बनेगा? लताएं, क्या बनेगा? लताएं, लताएं। नारी का क्या बनेगा? नारियों बनेगा, ये नारियां बनेगा, इसका बनेगा नारियां, नारियां, नारी का। गाय का क्या बनेगा? गाय, बहुवचन। अब देख लेते हैं बहुवचन में जो सदैव प्रयोग होते हैं कौन कौन से होते हैं। बहुवचन में सदैव प्रयोग होने वाले प्राण हो गया, दर्शन हो गया, दाम हो गया, अक्षत जो हम टीका लगाते हैं चावल के साथ माथे के ऊपर, उसको अक्षत बोलते हैं, लोग, लोग हो गया, समाचार हो गया, ये सदैव बहुवचन में आते हैं। समाचार हो गया। और कौन से हो गए? होश हो गए, आंसू हो गए, आंसू, होंठ हो गया, ये बहुवचन में सदैव आता है। केस हो गया, केस,
बाल हो गए, ये सब बहुवचन में आते हैं सदैव। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। प्राण देख लेते हैं एक बार। प्राण, दाम, अक्षत, लोक, समाचार, होश, आंसू, केस, भाल, दर्शन, ये सब सदैव बहुवचन में थे। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी हो क्लास आपको आज की। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करें। रोजाना हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास सुबह 10 बजे मिलेगी ग्रुप क्लास यूट्यूब पर। चलिए चलते हैं आज की डिस्कशन में। जय हिंद, थैंक यू।